हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। और आज शुरुआत करते हैं अपने नए लेक्चर की, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर की बात की जाए, आपने बेसिकली एसिड्स और बेस की ही बातें की थी। उसमें हमने एसिड और बेस के एग्जाम्पल को लेकर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एसिड्स और बेस रिएक्शन में होते हैं तो वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा कि वैलेंसी फैक्टर्स जो एन फैक्टर है वो डिफरेंट नंबर आता है, ठीक है। फिर आपने देखा कि इक्विवेलेंट मास भी डिफरेंट आता है अलग अलग कंडीशन पे। तो ये सारी बातें आज फिर से करेंगे, पर आज हम सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे कंपाउंड्स को कवर करेंगे जो भी आपको पढ़ना है। एसिड बेस की बात तो करेंगे ही, इसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं। फिर रेडॉक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स आपने देखा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में KMnO4 आपने देखा होगा। तो KMnO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा डिफरेंट कंडीशंस पे। क्यों? क्योंकि KMnO4 एसिड कंडीशन में रिएक्शन करता है, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करता है, न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन करता है, और तीनों रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी बातें आपने देखी है, इन सब की बातें हम करेंगे। तो जो बेसिक डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मास का वो देखिए। इक्विवेलेंट मास की बात जब हमने एसिड्स या बेस को लिया था तो हमने क्या बोला था कि मास ऑफ वन इक्विवेलेंट। और अगर आप किसकी बात करो, सिर्फ एसिड्स की बात करो, ठीक है, सिर्फ एसिड्स की बात करो, तो वन इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताया था हमने कि ऐसा स्पेसीज का कितना अमाउंट, the amount of that species which give you 1 mole of H plus ion is called one equivalent। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि 1 मोल ऑफ H plus ion दे दे, वो हो जाएगा आपका 1 इक्विवेलेंट। तो 1 मोल ऑफ H plus ion कौन कौन दे सकता है बताइए। 1 मोल ऑफ H plus ion दे सकता है आपको 1 मोल ऑफ HCl दे सकता है। What you can say, this is one equivalent of HCl, ठीक है। एंड जब ये एक इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज 1 हियर, सो इस 1 मोल ऑफ HCl का जो मास हो जाएगा वो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। और बताओ, ये 1 मोल ऑफ H प्लस आयन और कितने H2SO4 की बात की जाए तो कितने H2SO4 से आपको 1 मोल ऑफ H प्लस आयन मिलेगा, हाफ ऑफ मोल ऑफ H2SO4, 1/2 mole of H2SO4। Clear? So 1 mole of H plus ion is given by half of mole of H2SO4, and that's why this is called one equivalent। So 1 equivalent of H2SO4 कोई आपसे पूछे क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1 equivalent of H2SO4 means half of mole of H2SO4। So this you can say this is nothing called one equivalent of H2SO4, और इसका मास हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। इसका मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, यानी एक इक्विवेलेंट का जो मास होता है आप उसको इक्विवेलेंट मास बोलते हो। और एक इक्विवेलेंट डिफरेंट होता है, अगर आप डिफरेंट एसिड्स ले लो, जैसे H3PO4 ले लो, तो H3PO4 अगर आपको 1 मोल ऑफ H प्लस चाहिए तो कितने आपको H3PO4 चाहिए होंगे, सिंपल 1/3 मोल ऑफ H3PO4 चाहिए होते हैं हमको। 1/3 मोल ऑफ H3PO4 चाहिए होते हैं। क्यों? अगर आपको 1 मोल ऑफ H प्लस आयन चाहिए, एंड व्हाट दिस 1 मोल इज नथिंग बट 1 इक्विवेलेंट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, व्हाट यू से सर 1 इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 मींस 1/3 मोल ऑफ H3PO4। सो अगर ये एक इक्विवेलेंट का मतलब है तो इसका मास एक इक्विवेलेंट मास बताएगा, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो क्या बोलोगे सर, मोलार मास ऑफ H3PO4 निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने एसिड्स और बेस के केस में हमने देखा था, पर जरूरी नहीं कि हमारे पास एसिड और बेस ही, हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं, हमारे पास NaCl है, NaCl तो ना एसिड है ना बेस है, कैसे बताएंगे। KMnO4 है ना एसिड है ना बेस है, कैसे बताएंगे।
तो इन सारी चीज़ों की बात जो है हम कर सकते हैं अगर हम आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हेल्प से हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स निकालेंगे। जो आज मैं बात बताऊंगा वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने आना चाहिए, आप हर चीज़ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, जो तो हमने डिस्कस कर ही रखा था इसको हटाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको सारे लोग देखेंगे, नोट कर लेंगे। ये डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है, इनको समझना है आपको। हर बुक में ये जो बेसिक डेफिनेशन मिल जाता है कि ये लिखा हुआ है 1 बाय, इसको समझना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स और डिस्प्लेस। सो यू कैन जस्ट पुट इट, और मैं इसको क्या करता हूँ डब्बे में घेर देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्ट्स और डिस्प्लेस फ्रॉम ए कंपाउंड, किसको 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, या ऐसे बोल सकते हो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, या आप ऐसे बोलो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कौन से एग्जांपल ले ले बताइए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या होगा MgO। रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। क्लियर। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट, तो बताइए 2 मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 तो 48 ग्राम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 32 ग्राम। यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है आप लोग। ओके, सो द नंबर ऑफ पार्ट्स, या सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि द मास ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। ये वर्ड जो है ना, बहुत लोगों को वर्ड समझने में कंफ्यूजन हो जाती है, इसको ऐसे समझेंगे कि द पार्टिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विथ मास ऑफ मैग्नीशियम विच रिएक्ट्स विथ, या हमें देखेंगे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है क्या, जी हाँ ऑक्सीजन है। सो द मास ऑफ मैग्नीशियम विच रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। कैसे करेंगे, तो अब देखेंगे सर 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। या इसको आप रिवर्स लिखो, तो लेट्स राइट इट इन द रिवर्स फॉर्म, दैट विल बी बेटर। सो या क्या बोलेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर। तो आप बताओ 8 ग्राम 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना मैग्नीशियम रिएक्ट किया होगा। सो 48 बाय 32 इंटू 8, यही तो होता है, यही होता है ना। सो दिस इज कमिंग टू बी आई थिंक 1 to 12 ग्राम। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम 12 ग्राम। सो यू कैन राइट इट हियर, इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg कितना हो गया 12 ग्राम। ओके, आई बात समझ में। आपको क्या करना है, जैसे सब सिंपल लाइंस आपको फॉलो करना है। ये एक पार्ट, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहा होता तो हाइड्रोजन, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, शायद आपने कल एक एग्जांपल देखा भी था कि आपके पास क्या था NaOH plus H2SO4 giving you Na2SO4। ठीक है, एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या था, अगेन NaOH plus H2SO4 giving you NaHSO4। तो एक ही H रिप्लेस किया है, एक जगह 2 H रिप्लेस किया है, और आपने देखा है कि आपका जो क्या है H2SO4 का इक्विवेलेंट मास एक जगह 98 ग्राम आ रहा था, एक जगह 49 ग्राम आ रहा था। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कितने हाइड्रोजन की बात कर रहा था वहाँ पे, तो आप चाहो तो वहाँ भी इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एनीवे जब आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो ये चीज़ें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से मोलार मास तो आपको कैलकुलेट करने आता ही है, मोलार मास डिवाइड बाय क्या होता है वैलेंसी फैक्टर गिव यू इक्विवेलेंट मास, आराम से पता चला। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा हो, जैसे जिंक है, ठीक है, जिंक, ठीक है, जिंक प्लस
क्लोरीन क्या हो जाएगा बताओ, या लेट्स टेक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस फ्लोरीन क्या हो जाएगा, AlCl3 होता है, देखा है रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो क्या होगा 3/2, क्लियर। 3/2 है, मास लिखते हैं तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, ये हुआ। देन 3/2 Cl2 का क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू क्लोरीन, 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन का क्या होगा 3 इंटू 35.5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट अप्रोक्सीमेट, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 106.5, ठीक है 106.5 आएगा। तो देखिए दिस इज 106.5 ग्राम, ठीक है। तो आप देखिए फिर से, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम अगर आपसे पूछे, सो तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, द मास विच रिएक्ट्स विथ क्या हो जाएगा 35.5 पार्ट्स by mass of chlorine, या the mass of aluminium which reacts with 35.5 gram of chlorine। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि 106.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कितना रिएक्ट करता है, 27 ग्राम रिएक्ट करता है, क्लियर। बताओ तो 35.5 which will give you the equivalent mass of aluminium, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कितना रिएक्ट करेगा 27 डिवाइडेड बाय 106.5, सिंपल मैथमेटिक्स इनटू 35.5, तो दिस इज 1/3, सो दिस इज कमिंग टू बी 9 ग्राम, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। इस तरीके से आप आराम से बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, कितने क्लोरीन से वो रिएक्शन किया है उसकी बातें करेंगे। ओके, अब आप ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे दूं आपको, हाइड्रोजन वाला भी दे ही देना। लेट्स टेक जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, क्लियर, ठीक है ना। अब क्या समझना है हमें, इस मॉलिक्यूल से, इस कंपाउंड से रिएक्ट्स या डिस्प्लेस, तो ध्यान से देखेंगे जिंक का मास कितना है 65.5 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम हाइड्रोजन है। हमें क्या करना है, देखना है जिंक ने H2SO4 से, यानी H2SO4 एक कंपाउंड था, उसमें से दोनों हाइड्रोजन को भगा दिया, दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को कितना जिंक ने डिस्प्लेस किया 65.5, सो 2 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कितना किया 65.5 ग्राम जिंक ने डिस्प्लेस किया। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, कितने को डिस्प्लेस करना चाहिए था, 1.008 लिया, सिंपल से कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 ग्राम। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कितना कर पाएगा, कितना जिंक जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो 1 ग्राम को कर पाएगा 65.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज कमिंग टू बी 32.75 ग्राम ऑफ जिंक। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि इस बेसिक डेफिनेशन के आधार पे आप इक्विवेलेंट मास को कैसे दिखा रहे हो। तो मैंने ये जो एग्जांपल्स ली थी इसीलिए ताकि ये आपको डेफिनेशन समझ में आए। फिर से मैं सारा जो आपका ये डेफिनेशन है उसके आधार पे एग्जांपल्स को रिपीट करता हूं कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस और ग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो जितना ग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स which reacts with 1 gram of hydrogen और which displace 1 gram of hydrogen, तो जिंक ने डिस्प्लेस किया था 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, पर जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है वही इक्विवेलेंट मास होता है। तो 2 ग्राम को 65.5 ने डिस्प्लेस किया, तो 1 ग्राम को किया 32.75 एंड दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। क्लियर। आगे फिर उन्होंने क्या बताया कि द मास ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट व्हिच रिएक्ट्स विथ
which reacts with 8 part or 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बात करेंगे यहाँ पे। तो देखा हमने कि 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था, पर इक्विवेलेंट मास क्या बोलता है कि द मास ऑफ दैट एलिमेंट विच रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम के साथ 48 ग्राम रिएक्शन करता है, तो 8 ग्राम के साथ कितना करेगा, 12 ग्राम करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। आगे बात करेंगे। फिर हमने बात की किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन के हेल्प से हमने देखा कि जो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम होता है वो 106.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। पर क्या बोला कि द मास ऑफ दैट एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो जब 106.5 क्लोरीन करता है 27 के साथ, तो 35 पॉइंट करेगा 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के साथ। एंड व्हाट इज दिस 9 ग्राम? This 9 gram is the equivalent mass of aluminium। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए। फिर इसके आगे ये जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, इसको नोट कीजिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल फीलिंग ये है कि बहुत सारे लोग इस डेफिनेशन को देख के घबरा जाते हैं कि सर ये क्या बोल दिया, समझ ही नहीं आ रहा, ये पार्ट्स ऑफ मास ये समझ नहीं आ रहा। तो आप इसको इन एग्जाम्पल्स के आधार पर आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, जितने भी एग्जांपल्स हैं आप उसको इस सबको आप चाहो तो इनसे रिलेट कर सकते हो, सबके सब इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अब इस पार्टिकुलर डेफिनेशन का ज़्यादा हेल्प नहीं लेंगे, थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा और इजी मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। और वो मेथड यूज़ करेंगे किससे? वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन से। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन आप सबको पता ही है क्या होता है। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बताइए। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? आपने देखा था क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? मोलार मास, मोलार मास, मोलार मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट मास तो इसने भी बताया, यहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट मास यूज कर चाहिए होगा वैलेंसी फैक्टर के लिए, तो कहाँ से मेरा चीज़ें आसान हो गई? तो यस, अभी जो है ये आप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कैसे करें। किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का, एट किसी भी एलिमेंट का, किसी मॉलिक्यूल का अगर वो कोई रिएक्शन में है, इन सारे सिचुएशंस में कैसे हम इक्विवेलेंट मास, सॉरी कैसे हम वैलेंस फैक्टर, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम भी है एन फैक्टर भी बोलते हो आप, या कभी कभी एक्स से भी दिखाते हैं। जनरली एन फैक्टर नाम ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करें, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, रेडॉक्स रिएक्शंस में, इन सारे सिचुएशंस में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करें, इसकी बातें भी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अपने अगले पड़ाव पे पहुंचेंगे। ओके, तो चलिए बातें करते हैं किसकी, वैलेंसी फैक्टर की या एन फैक्टर की। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। वैलेंसी फैक्टर दैट इज नथिंग कॉल्ड एन फैक्टर, भी आप इसको एन फैक्टर भी आप बोलते हो, एन फैक्टर बोलते हो। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है? मोलार मास बोलते हैं इसको हम, मोलार मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसको आप इक्विवेलेंट मास भी बोलते हो। ठीक है, अब अगर आपको बोलना है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू नथिंग बट सेम मोलार मास, मोलार मास अपन वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी का इक्विवेलेंट मास पता करना हो, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट, इधर कैन बी मॉलिक्यूल, कैन बी एलिमेंट, एनीथिंग। ठीक है, तो अगर आपको उसको इक्विवेलेंट मास पता करना हो तो उसको मोलार मास पता ही रहता है आपको, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हो आप लोग, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या? एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन अभी करना सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप एलिमेंट्स की बात करेंगे। अगर कोई एलिमेंट्स है, बस अकेला एलिमेंट्स है,
तो क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी फैक्टर उसका वैलेंसी होता है। जैसे सोडियम, सोडियम की बात कीजिए तो क्या है, वैलेंसी इज इक्वल टू एन फैक्टर। सोडियम, सोडियम है तो सोडियम कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप। व्हाट इज द वैलेंसी? 1। तो क्या बोलेगा इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद बताइए कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम दूसरे वाले ग्रुप में 2 हो जाता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन में क्या बोलते हैं हम? 2 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? देखना आपने देखा होगा 2 नेगेटिव बनाता है। नाइट्रोजन 3, फ्लोरीन 1। ठीक है, ठीक है। तो आप आराम से बोल सकते हो। अगर बात करो किसकी है, बोलो सर एल्युमिनियम का बता दो, एल्युमिनियम 3। तो एलिमेंट की बात कीजिए तो उसकी वैलेंसी के आधार पे आप बता सकते हो कि उसका क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। बहुत ही आसान है। इस पार्टिकुलर एलिमेंट की बात कीजिए तो बहुत ही आसान होता है, पर इसीलिए जो आसान होता है वो पूछा नहीं जाता है। बात करेंगे किसी एसिड और बेस की। अगर आप एसिड बेस की बात करें तो एसिड के बारे में तो आपको अच्छे से बता रखा है लास्ट लेक्चर में। एसिड और बेस की बात करें तो एसिड और बेस अगर अकेला मॉलिक्यूल है तो क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एसिड के लिए, OH नेगेटिव बेस के लिए। अगर आपने H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयन पता कर लिया कि कितना है एसिड और बेस के केस में, तो दैट इज द वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर फॉर दैट। जैसे मैं आपको दे दूं यहाँ पे H3PO4, बताइए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? देन H3PO3, बताइए क्या होगा? देन H3PO2, बताइए क्या होगा? देन H3BO3, बताइए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको ढूंढना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, सबका 3 डाल दो, कम खत्म। तो आपको क्या मिलेंगे? -4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना है। क्या हो रहा है, आपको स्ट्रक्चर से पता करना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। जनरली वो सारे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जनरलाइज फॉर्म में बोला जा सकता है इन सम केसेस, कि जो आपके 7th ग्रुप और 6th ग्रुप से जो आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। यानी ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन से जो जुड़ा हो सकता है, जो क्लोरीन से जुड़ा हो सकता है, जो ब्रोमीन से जुड़ा हो सकता है, जो सल्फर से जुड़ा हो सकता है, ये सारे हाइड्रोजन क्या है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। इसको आसानी से हटाया जा सकता है। तो ऐसे हाइड्रोजन को ही गिनना है। तो अगर आप बोलोगे सर फिर भी तो आप बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं कैसे समझूं कि 3 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े हैं कि नहीं, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, ये सारी बात कैसे पता चलेगी? सिंपल सा है भाई कि आप क्या करो, सबके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फास्फोरस P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हियर, ऑक्सीजन हियर, ऑक्सीजन हियर, hydrogen is connected to oxygen, hydrogen is connected to oxygen, and this hydrogen is also connected to oxygen. So यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं ऑक्सीजन से। This means the 3 hydrogen are replaceable. So what is valency factor? क्लियर? इसकी बात करते हैं। फास्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, ये हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्ट है। किससे अटैच है वो? फास्फोरस से। इसके कारण क्या होगा कि उस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वी हैव इज 2। सो व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर इज 2। इसकी बात करेंगे P डबल बॉन्ड O, OH, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे ओनली एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है, और जिसके कारण आप सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई द वैलेंसी फैक्टर फॉर H3PO2 इज VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H3PO3 के बारे में हमने डिस्कशन किया ही था। ये क्या होता है? OH, बट इस पे वाटर आता है और इसके कारण ये हाइड्रोजन एक टूट के बाहर चला जाता है, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आता है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे चले जाते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हमने एसिड और बेस की बात की, यस। फिर इसके बाद हमने अगला स्टेप, अगला पड़ाव क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, जब एसिड और बेस आपके रिएक्शंस में होते हैं तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। जब एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करें, एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या होता है, दिस इज थर्ड ना, ओके। सो अगर आप एसिड की बात करें, ठीक है, एसिड की बात करो तो क्या बताया था, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। सो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिप्लेस्ड रिएक्टेड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। इसको आप एक एग्जांपल से भी देखना चाहो, मैंने एग्जांपल तो दिया भी था, आप एग्जांपल से देखना चाहो तो भी देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ एसिड की बात करें तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिप्लेस्ड, तो सिंपल सा बेसिक रिएक्शन देखते हैं NaOH। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वैलेंसी फैक्टर अलग भी हो सकता है। सो NaH प्लस H2SO4, दिस गिव्स प्रोडक्ट, स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, NaHSO4 लिख रहा हूँ, NaHSO4 प्लस H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है, दो हाइड्रोजन वहां गया, एक हाइड्रोजन वहां गया, सल्फेट एक ही है, एक सोडियम है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लीजिए, ठीक है। जब हमने रिएक्शन को देखा, अब जब कोई पूछे आपसे कि सर बताइए व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4, आप देखोगे वाओ H2SO4 दो हाइड्रोजन दो, नो भाई, यहाँ पे एन फैक्टर आपका दो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं। जब आप एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहे थे तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिप्लेस्ड और रिएक्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो हम यहाँ पे रिएक्शन के पास पहुंचे, क्या हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड है, यस। हमने देखा कि ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, इट मींस कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 रिप्लेस वन OH आयन। आप सारे लोग सहमत हैं इस बात से कि एक H2SO4 एक ही OH आयन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है। सो व्हाट इज the valency factor is this number of OH ion that is equal to 1. so H2SO4 का valency factor क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप अकेले H2SO4 की बात कर रहे थे रिएक्शन में, नहीं, H2SO4 की अकेली बात कर रहे थे तो क्या होता, 2 होता। बट जब H2SO4 रिएक्शन में आया तो रिएक्शन के आधार पे आपको बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट Na2SO4 H2O बनता, Na2SO4 H2O बनता तो आपको क्या होता, यहाँ पे 2 NaOH होता। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, मैं लिख देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो वो वाला रिएक्शन लिख के बताओ। सो दिस इज व्हाट रिएक्शन आई एम गोइंग टू राइट इट, H2SO4 गिविंग यू Na2SO4 प्लस H2O। इसी रिएक्शन की बात आप लोग करना चाह रहे हो, आई थिंक 2H2O, कोई दिक्कत नहीं, डालेंगे। इसी डेफिनेशन के आधार पे देखते हैं, number of OH ion replaced per molecule of acid. So again we have one molecule of H2SO4 and this one molecule is replacing 2 OH ion. So what is valency factor here? Valency factor is equal to 2. हमने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई नई चीज नहीं लिखी है, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या है, एसिड की बात की जाए तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इन एसिड बेस रिएक्शन इज द नंबर ऑफ OH आयन रिप्लेस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल एसिड ने एक OH आयन रिप्लेस किया, वैलेंसी फैक्टर 1। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ने 2 OH आयन रिप्लेस किया, वैलेंसी फैक्टर 2। वेरी सिंपल, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर एसिड की बात कर ली है तो इसमें भी आप बेस की भी बात कर सकते हो। बेस की मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर बेस की बात करते हैं तो क्या होगा बताइए, बेस क्या होगा बताइए, सिंपल, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेस्ड
in reaction by each molecule or by one molecule of क्या होगा बेस। रिएक्शन यहां से भी आप ले सकते हो, जैसे क्या है इस पार्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो बताओ क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। आप देखो एक NaOH, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ने क्या किया है, एक H+ आयन रिप्लेस किया है। ध्यान से देखेंगे H2SO4 मतलब कि 2 H, एक सल्फेट आयन, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट साइड आएंगे तो आपने देखा कि इस 2 H+ में से एक ही H+ आयन को रिप्लेस किया गया है, और आपने देखा जो एक H+ आयन रिप्लेस किया गया है, नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेस्ड, एक H+ आयन एक मॉलिक्यूल की तरह रिप्लेस किया गया है। वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH इज 1। आप बोलोगे नीचे वाले में बता दो भैया, तो 2 हो रहे हैं, आप कैसे करोगे, फंस गए, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ H+ आयन, तो यहाँ पे है प्रोडक्ट में आया तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन को भगा दिया, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 में दोनों H को भगा दिया गया है और सोडियम सल्फेट बनाया गया। वेरी नाइस। बट यू कैन सी दैट 2 moles or 2 molecules is replacing, sorry 2 molecules are replacing 2 H+ आयन। तो एक मॉलिक्यूल कितने को रिप्लेस करेगा, एक H+ आयन। वैलेंसी फैक्टर अगेन 1। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसमें, रिएक्शंस में, ठीक है। तो बातें आ रही समझ में, चीजों को समझिए, बड़ा ही मजा आएगा अगर इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाए तो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ ही सकते हैं। ओके इनको जल्दी से आप साथ ही साथ नोट भी करते जाए। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं किसकी, सॉल्ट्स की। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन और यू कैन सी फोर्स ऑफ डाला हूं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में कैसे आप वैलेंसी फैक्टर पता करोगे, अगर कोई गिवन सॉल्ट है आपका तो उस सॉल्ट में आप कैसे वैलेंसी फैक्टर पता करोगे। तो क्या होगा, दिस इज द टोटल, प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉट एंड, पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉल्ट का मतलब क्या है, सॉल्ट है तो क्या होगा, जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, हैं, टोटल सॉल्ट न्यूट्रल हो जाता। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन फैक्टर फॉर द सॉल्ट। आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो जल्दी से, ठीक है, कोई ना, दे देते हैं आपको। पहला सबसे बेसिक सॉल्ट NaCl का एक नाम सबने सुना है। तो NaCl पे आप बोलो नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव भी 1 है, तो आप बोलोगे वैलेंसी फैक्टर 1। 1 + 1 2 नहीं, या तो पॉजिटिव लीजिए नहीं तो नेगेटिव, सिंस दोनों बराबर ही होगा तो चिंता करने की बात नहीं। ओके, बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता, बड़ा सिंपल लिख दिया, कोई अच्छा सा लिखो ना। तो मतलब चलो कोई अच्छा सा लिखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट लिख दें, कैल्शियम सल्फेट लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, CaSO4। अब बताओ सर जी अब कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है। सल्फेट पे क्या होगा, -2 होगा और इस पे +2 होगा। तो क्या देखो ना, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव गिन के बताओ। सर दिस इज वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2, या तो ये नहीं तो, ठीक ठीक। और फिर बोलोगे सर ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है, कोई अच्छा दूसरा बताओ, ये तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। चलिए कैल्शियम फॉस्फेट की बात कर लेते हैं। तो जब आप बात कर रहे हो किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 ट्वाइस, यही होता ना कैल्शियम फॉस्फेट। तो अब बताओ सर अब कैसे करोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका काम है किसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट करने का। ये काम आप मुझे करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इस पे लिखेंगे। बताओ, बोलोगे सर जी एक कैल्शियम पे तो +2 होता है, 3 कैल्शियम है तो कितने हो गए, टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गए कितने, 6। नेगेटिव को गिन लेते हैं, तो नेगेटिव एक फॉस्फेट पे तो टोटल
टोटल नेगेटिव गिनते हैं तो क्या होगा, एक फॉस्फेट पे +-3 होता है, तो 2 फॉस्फेट हैं तो इस पे भी 6 हो गए। तो यस, अगर आपने ऐसा गिन लिया है तो वैलेंसी फैक्टर इज 3। सिंपल। तो सारी चीजें आपको आती हैं, कुछ ऐसे नहीं कि कुछ नया सीख रहे हो, चीजों को नए तरीके से सीख रहे हो। ठीक है, ओके। तो ये है आपका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट। आपको पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है या नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, कुछ भी एक कैलकुलेट कर लीजिए, एंड दैट इज द वैलेंसी फैक्टर फॉर योर सॉल्ट। ठीक है, इनको देखिए, इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं एक और, मान लीजिए कुछ और सॉल्ट आप ले लेते हैं। फॉस्फेट लिया ही है तो सल्फेट एक और ले लेते हैं। सल्फेट की बात करते हैं तो आपके पास है FeSO4 +3 वाला लेते हैं। सो दिस इज सॉरी 2 here 3 here, oh sorry 2 here and 3 here। ओके, सो Fe2SO4 थ्राइस। अगर इसका वैलेंसी फैक्टर आपको बताना हो तो कैसे बताओगे? सिंपल सा है, चार्ज कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे एक Fe पे आपके पास है +3 चार्ज है, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 3 × 2 6। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज आप बताओ, पॉजिटिव चार्ज कितना है? टोटल 6 है। अगर आप नेगेटिव की बात करें तो एक सल्फेट आयन पे है -2, तो 2 पे कितना आएगा? -2 × 3 6। ठीक है, दोनों पे आपके 6 हैं। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? आप क्या बोलोगे? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 6 हो गया। इसी समय कोई पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, तो क्या बोलोगे? मोलार मास ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, मोलार मास y क्या हो जाएगा? n फैक्टर। n फैक्टर अभी आपने कैलकुलेट किया, इसलिए मैं आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, ताकि आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आपको आ जाए। अब मान लीजिए कोई और भी दे दिया ऐसे, जैसे मान लीजिए FeSO4.7H2O, तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, बुक में आपको मिल जाएंगे। याद रखिए, यहाँ पे क्या करना है, इस वाटर से आपको मतलब नहीं रखना है, सिंपल सा सॉल्व। फिर से आपको क्या करना है, इस पे +2, इस पे -2 होता है। सो चार्ज कितना हो गया? चार्ज इज +2 और -2 है, यानी कि 2 ही है। सो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस तरीके से आपको आगे समझ में किसके सॉल्ट्स अगर गिवन होते हैं, ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स गिवन है, तो आप कैसे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करोगे, ये आपको आ गया। चलिए बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन अगर हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वैलेंसी फैक्टर इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को पता करना पड़ेगा। बेसिक एग्जांपल आपको पता है, मैं क्या लेने वाला हूँ? KMnO4। आपको पता है ये इलेक्ट्रिक, MnO4 नेगेटिव। आपको पता है कि जो MnO4 नेगेटिव है वो एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में क्या बनता है? MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम बनता है Mn+2। दिस इज +7 to दिस इज +2। चेंज कितना है बताइए? चेंज है 5 का। वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। कोई पूछे इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 बताइए मुझे, क्या बताएंगे? मोलार मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पूछ लिया कि KMnO4 लिप्स्टिक MnO4 नेगेटिव अगर वो किस में जा रहा है? न्यूट्रल मीडियम में जा रहा है, तो आपको पता है जब MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करता है तो क्या होता है? MnO2 बनाता है। क्या बनाता है वो? MnO2। कैसे याद रखें? 20 बार इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए, याद हो जाएगा। तो MnO2 बनाता है। दिस इज +7 to दिस इज +4। चेंज इज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना है? 3 का चेंज है। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 3। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? मोलार मास ऑफ KMnO4 बाय 3। ठीक है, सिमिलरली इन बेसिक मीडियम क्या होता है बताइए? KMnO4 किस में जाता है? वो K2MnO4 में चला जाता है, यानी कि MnO4 -2।
सो यहाँ पे कितना आ गया बताइए, यहाँ पे आ गया आपका +6, यहाँ पे कितना है +7। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताइए 1 है। वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया बताइए 1 है। इक्विवेलेंट मास क्या हो गया बताइए, मोलार मास, मोलार मास डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इन 3 एग्जांपल से, प्लीज अंडरस्टैंड, नोट कर लेंगे पॉइंट को कि इक्विवेलेंट मास कैन बी डिफरेंट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। मोलार मास तो KMnO4 का वही रहता है, बट इक्विवेलेंट मास चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि हर रिएक्शन में उनके वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करता है। तो आपने देखा KMnO4 एक ही स्पीसीज है, पर उसका इक्विवेलेंट मास इस क्या है बाई 5। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकला बाई 3 आ रहा, और यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकला बाई 1। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कैन बी डिफरेंट। दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स का ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझ में आ गया है, तो जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ, वो आपके लिए हैं, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं उसको जल्दी से बता भी दूंगा। आपका काम है जैसे ही मैं लिखूं वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका काम है वैलेंसी फैक्टर पता करना। क्या करना है? वैलेंसी फैक्टर फाइंड एन फैक्टर। इसको एसिड की तरह ट्रीट करना है। K2SO4 ठीक है। सिमिलरली फाइंड इक्विवेलेंट मास। आपका काम है जल्दी से इन सबको सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये हो गया है, तो सीधे हम लोग आंसर सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं NaH2PO4। तो जैसे मैंने यहाँ एसिड लिखा, आपका काम क्या है? एसिड लिखने के जस्ट बाद आपको दिमाग में आना चाहिए सिंपल एसिड है। एसिड का मतलब है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ढूंढना। आपको पता है यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर हम देखा एक बड़ा सा सॉल्ट लिखा हुआ है, सॉल्ट लिखा है, सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट करना। लिखते हैं यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज नहीं तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए एक पोटेशियम पे 1 + 1 होगा तो 2, तो हमने क्या है 2 पॉजिटिव आ गया प्लस। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितना है? एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है। टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं बताइए? 2 हैं, तो कितना हो गए 3 × 2 6। और कुछ है क्या? देखिए यहाँ पे और कोई पॉजिटिव है नहीं है, तो 0। सो क्या हो गया टोटल 8। सो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 8 या एन फैक्टर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो टोटल नंबर पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखो सल्फेट पे -2, 2 हाथ में रखिए। फिर यहाँ पे एक सल्फेट पे -2, 3 है तो 6, तो 2 + 6 8, वैलेंसी फैक्टर 8। यहाँ पे बात करते हैं K2Cr2O7। तो देखिए यहाँ पे 1 + 6 से किसमें गया? +3 में गया। कितने क्रोमियम हैं? 2 क्रोमियम हैं। तो ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर प्लीज आपको जोड़ लेना चाहिए पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। तो एक क्रोमियम में +3 का हो रहा है, तो 2 क्रोमियम में 6 का होगा, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा। प्लीज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आपको एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक क्रोमियम की बात नहीं करेंगे, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या है K2Cr2O7 है, इस एक K2Cr2O7 में 2 क्रोमियम हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि एक क्रोमियम से 3 चेंज हुआ, तो टोटल चेंज इज 3 × 2 6, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6, सो वैलेंसी फैक्टर 6। सेम यहाँ पे क्या है, दिस इज +3 से +4 में गया, एक कार्बन से चेंज हुआ है 1 का, तो 2 कार्बन से चेंज होगा 2 का, सो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 है। सो यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। ओके, अब देखिए फाइंड इक्विवेलेंट मास, तो क्या होगा, चार्ज कितना इस पे +1 है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 1 है। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बताइए, n + O कितना होता है 14 + 16 कितना होगा 30, तो 30/1, दिस इज द इक्विवेलेंट मास। इसकी बात करते हैं, कार्बोनेट आयन की बात करते हैं। सो वैलेंसी फैक्टर बताइए -2, वैलेंसी फैक्टर -2, तो क्या होगा इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका बताइए, 12 + 48 दैट इज इक्वल टू 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 3 है, चार्ज तो 3 डाल दिया मैंने, वैलेंसी फैक्टर 3, सो EM क्या हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 31 + 48 कितना होता है बताइए 9 + 7 79, so this is by 3, so this is coming 2 and ये उधर चला गया, so 9 29 पॉइंट समझ गया, 29.67 आ जाएगा इसका वैलेंसी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक को ध्यान देखेंगे, बट व्हाट इज NO पॉजिटिव का वैलेंसी फैक्टर 1, कार्बोनेट आयन वैलेंसी फैक्टर 2, फॉस्फेट आयन वैलेंसी फैक्टर 4 हमने गिन लिया, हमने इसके ऊपर रेडिकल्स के ऊपर चार्ज को गिन लिया, तो अब रेडिकल्स के चार्ज को भी गिन लो और वैलेंसी फैक्टर बता, ठीक। इसकी बातें हमने कर ली हैं, और जो है सो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होगा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का एक हल्का सा पॉइंट है, उसको भी हम देखना चाहें, ठीक। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम बात आगे करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, ठीक है। नॉर्मेलिटी की बात अपन करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपने नॉर्मेलिटी की बातें भी करी थी थोड़ी सी, मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन का वो पार्ट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पर हमने डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया था, और उसका डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अगर आप n की बात करो, उसको डिनोट आप n से करते हो, कैपिटल N से, सो अगर n की बात करो तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे मोलारिटी में, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बस नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी है। अब बात बोलोगे सर जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो फाइन, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो इसी की तो बातें हमने काफ़ी दिनों से की है, काफ़ी समय से की है कि इक्विवेलेंट्स कैसे पता करें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे पता करें। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता करना है, तो क्या करेंगे, गिवन मास, you know, remember, do you remember molarity is number of moles by volume, number of moles कैसे पता करते हैं, given mass upon molar mass। तो उस तरीके से क्या आप गेस कर सकते हो क्या होगा, number of moles given mass upon molar mass, number of equivalents given mass upon equivalent mass, so given mass upon equivalent mass। और आपको इक्विवेलेंट मास तो कैलकुलेट करने वाली भांति आ गया होगा, कुछ समय से हम यही सीख रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर, ठीक है। सो इक्विवेलेंट मास आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होगा, सो इफ यू वांट टू नो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास W
डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मैं सबको साथ लिख रहा हूं, एंड इनटू वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज ए फॉर्मूला जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। बेसिक तरीका है इस फॉर्मूला को समझने का। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, दिस पार्ट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, सो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम को लीटर में बदलना ना भूलेंगे सारे लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैं सिंपली आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, बता देता हूँ क्या, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन बता देता हूँ ताकि तो आज कंफ्यूजन ना हो। मोलैरिटी क्या होती है आपको पता ही है, मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये बोलते हैं ना, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करो तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलार मास लिखते हैं क्या, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये लिखते हैं, ओके। और इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट वी नो दैट मोलार मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मोलार मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मोलार मास इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एम एवरेज लिख देता हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, एम एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलार मास इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई विथ इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ठीक है। तो इस एम एवरेज को उठा के यहाँ पे डालिए, इसको मैं एम एवरेज लिख दूँ तो कंफ्यूजन ना हो इस दोनों एम में। तो बताइए मोलैरिटी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, गिवन मास अपॉन मोलार मास, मोलार मास, इस मोलार मास को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई विथ इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई विथ वीएल, ठीक है। इस इक्विवेलेंट मास इस वैलेंसी फैक्टर उठा के मैं इधर जोड़ दूं, सो एम मोलारिटी मल्टीप्लाई विथ वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम इन लीटर। सो अगर ध्यान से देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस वन, सो क्या आप इसको नॉर्मेलिटी लिखना पसंद करोगे, जी हाँ लिख सकते हैं। सो क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर, इसको इस तरीके से लिख दें, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। ये एक रिलेशन है जो आपको क्विकली बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, क्या है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन है। आप चाहो तो लिख लो कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन हम कैसे निकाल लिए हैं। ये एक छोटा सा तरीका है निकालने का, ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो आपको बताना हो M1 V1 वाला याद होगा आपको, तो यहाँ पे सबसे बेसिक जो होता है इसको आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के आधार पर देखते हो, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हेल्प करता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इवन तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे इस पे, बट यस दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है। सो ये हो गई नॉर्मेलिटी के बाद अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कुछ प्रॉब्लम्स लिख लो, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ, ले मान लीजिए आपके पास है 72, करेक्ट, 72.5, अगर से 73 ग्राम HCl इन 2 लीटर सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 73 ग्राम ऑफ HCl इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ HCl, that is equal to 36.5. What is valency factor? 1. What is equivalent mass of HCl? 36.5 divided by 1, 36.5. What is number of equivalent given mass? 73 gram. Divided by equivalent mass 36.5, coming to be 2. So number of equivalent is 2. Normality क्या हो जाएगा, number of equivalent that is 2 divided by volume in liter that is 2. So क्या बोलेंगे 1. So क्या बोलेंगे 1 normal 1.
जल्दी से छापिए, फिर हो सकता है तो एक दो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करें। ठीक है, इसको जल्दी से आप सबको नोट कीजिए। ओके, चलिए ये सारे 3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, सारे क्वेश्चंस को देखिए और खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 in 15 ml acidic solution. So underline acidic, underline KMnO4, underline normality. नॉर्मेलिटी के लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं और वॉल्यूम कितना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यानी कि हमें इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए और इक्विवेलेंट मास पता होने के लिए मुझे वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ पता, ठीक है। सो आपको पता है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। सो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? So I'll write it here, equivalent mass of KMnO4 molar mass m average by 5। ठीक है, ओके। और इक्विवेलेंट मास ये हो जाएगा, तो ये मुझे बताइए कि नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास m average by 5 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा? दिस इज द इक्विवेलेंट मास and this whole is the number of equivalents multiply with volume, so this is 50 ml। ml को चेंज करना पड़ेगा लीटर में क्योंकि हमें लीटर चाहिए। सो हमने डिवाइड किया, सो क्या हो गया? दिस इज 15.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा बताइए? दिस इज 264, सो दिस इज अगेन 158 डिवाइडेड बाय 5 ऊपर गया इंटू 50 है इंटू 1000 है, 1010, ये 10 बार में जाता है तो ये 0 5 से 5 गया तो क्या गया? 10 नॉर्मल। ठीक है, प्लीज चेक फॉर द कैलकुलेशंस, अदरवाइज एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअली। आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे। हम वही करने वाले हैं, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी सोडियम ऑक्सलेट। द मोमेंट यू सॉ ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 - 2। ठीक है, और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है 2। ओके, सो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? गिवन मास इज 13.4 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। सो मोलार मास ऑफ C2O4 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 2 मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम क्या होगा बताइए? 100 ml है, लिख दिया 100, बट ये 100 नहीं होके इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड कीजिए 1000 से ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000 और ये इसको भी हम उठा के लिखे, तो यहाँ लिख दीजिए, आगे लिख दें। सो दिस इज 13.4 मोलार मास ऑफ C2O4 कितना आ जाएगा बताइए? नॉट C2O4, sodium, so you have to write it like this, Na2C2O4। so this is coming to 48 plus 24 plus 27 plus, so this is coming to 134 multiply with 1000 divided by 100। ये नीचे का 2 उड़ गया ऊपर की तरफ इंटू 2, सो कैंसिल, ये 10 बार में ये कैंसिल, सो यू आर गेटिंग 2 नॉर्मल। इस तरीके से आप आराम से नॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 इन द रिएक्शन। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे बताइए? इक्विवेलेंट वेट मोलार मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर और n फैक्टर। मोलार मास ऑफ SO2 कितना होता है? 32 प्लस 32 64 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर निकालो भाई। तो यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? डॉक्स रिएक्शन जैसा दिख रहा है, तो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर देखना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे सल्फर है +6 है, सो +4 to +6 चला गया है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल इज 2 का चेंज आ रहा है, सो वैलेंसी फैक्टर इज 2, सो कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। 32, ठीक। तो इस तरीके से मैंने वेरियस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको दिखाए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी दिखाए हैं। ठीक है, सीट्स के कुछ क्वेश्चंस भी कीजिए तो आप हो सकता है कंफर्टेबल हो जाए, और इस नए कॉन्सेप्ट को लगातार पढ़िए। जितना ज़्यादा आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे चीज़ें आसान होती जाएगी, प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें आसान होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं।
बहुत मन लगा के पढ़िए और जो है सो नीट को क्लियर कर लीजिए, अच्छे रैंक से क्लियर कीजिए, अच्छा मार्क्स लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।